तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। माय चैनल इज जेड प्लस आर्टिस्ट। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं देश जनता को सभ्य बनाना, क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 देश जनता को सभ्य बनाना चैप्टर है आज आपका। आज हम इसे लेके आ चुके हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ चैप्टर बने रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देश जनता को सभ्य बनाना। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पढ़ा था एक बगावत वाला चैप्टर था वो कि 1857 की क्रांति वाला चैप्टर था। हमने उस चैप्टर को पढ़ा था। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आता है, हम चैप्टर के नेम से ले लेते हैं। पहले तो ब्लैक ले लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर आप चैप्टर का नेम देखते हैं, यहाँ पे देशी जनता को सभ्य बनाना। देशी जनता क्या मतलब मीन्स देश जनता क्या? मैं एक बार आपको चैप्टर का ओवरव्यू करवा रहा हूँ, फिर हम इसके नोट्स भी आपको अलग से समझा देंगे पूरा। देश जनता को सभ्य बनाना। देश जनता यानी कि हमारे इसमें देश जनता का मतलब इंडिया की जो कल्चर यानी कि जनता है उन सबको सभ्य यानी कि सिंसियर बनाना। यानी कि ये क्या कह रखा कि हम सिंसियर नहीं थे, हम एक सभ्य थे? नहीं, ये हम सभ्य थे, पर जो अंग्रेज यानी कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यानी कि जो EIC यानी कि EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोचते थे हमारे बारे में कि हम एक सभ्य व्यक्ति नहीं है, हम असभ्य हैं पूरी तरह। तो अब ये कहानी कब की है? ये कहानी है जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था 1857 की क्रांति, उसी के बीच की है। हमें बारे में बताया गया कि देश जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और जो अंग्रेजों ने उन्होंने हमारी शिक्षा में भी अच्छी भूमिका या बुरी भूमिका जो भी कह सकते हैं हम निभाई है, मतलब भूमिका तो निभाई है उन्होंने हमारे में। तो अब हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जरूरी वो कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं पहले के अध्याय में। इसमें आप चैप्टर को शुरू करते हैं। हम इसमें बता रखा कि पहले आपने जो अध्याय पढ़ा था उसमें कि जो 1857 की क्रांति थी उसके बीच की अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। ये हमारा टॉपिक है, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो अब हम इसको समझते हैं। अंग्रेज शिक्षा को आखिरकार हमारी जो शिक्षा थी उसे किस प्रकार देखते थे। तो इसमें शुरू में 2 लोगों की फ़ोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। 2 लोग की फ़ोटो दी गई है, एक ये महाशय जी, एक ये महाशय जी। तो ये दोनों कौन है? अब हमें इससे पता लगेगा इसे पढ़ के। अब आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। मतलब कि अंग्रेज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी सोच विचार हमें आज वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारतीय ने ब्रिटिश विचारों पर प्रतिक्रिया की दी और बारे में अंग्रेजों से किस प्रकार विचार किया। ठीक है। प्राच्यवाद की परंपरा। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है प्राच्यवाद। तो ये होता क्या है प्राच्यवाद? प्राच्यवादी वो होते हैं जो एक गहरा ज्ञान रखते हैं, एशियाई ज्ञान। एशिया यानी कि भारत जिसमें आता है, एशिया में आता है। तो उसके तौर पर जो गहरा ज्ञान रखते हैं उन्हें प्राच्यवाद कहते हैं। और जो प्राच्यवादी कहते हैं उन्हें, और जो लोग बाग होते हैं और जो ऐसे लोग बाग होते हैं उनका एक समूह को प्राच्यवाद बोलते हैं। अब इनकी परंपरा यानी कि कोई भी जो चलते आ रही है ऐसी एक कार्य है उसे परंपरा कह सकते हैं हम। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द रीड दिस चैप्टर एंड अबाउट। आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर में है सन 1783 में, यानी कि जैसे मन बताते 1857 से पहले की बात है। 1783 में विलियम जोन्स के नाम के एक सज्जन कलकत्ता में आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। जिसमें इसमें 2 ये थे। कौन? विलियम जोन्स थे, जूनियर जज के उस पर आए थे। और इनमें विलियम जोन्स कौन है? ये जो महाशय जी है, मैं एक बार उनकी तरफ कर भी देता हूँ। ये विलियम जोन्स है, आप सबको दिख गए होंगे विलियम जोन्स जी। ये एक जज थे, यहाँ पे आए थे कलकत्ता में, एक जूनियर जज के पद पर स्थित थे। इसलिए कंपनी की तरफ से आए थे। और उनकी क्या खासियत थी? ये एक भाषाविद थे। क्या थे? भाषाविद। अब यहाँ पे एक बात आती है, भाषाविद क्या है? तो आप यहाँ पे कोने में देख सकते हैं, ये भाषाविद के बारे में दे रखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी हो, यानी कि आप जानते हैं ना ट्रांसलेटर, लाइक अ ट्रांसलेटर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं की जानकारी, मतलब इनमें एक रुचि हुआ करती थी। जो ये थे विलियम जोन्स, इनकी रुचि थी भाषा के बारे में जानना। तो यहाँ पे आए थे 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता में जूनियर जज के पद पर आते। इस पर जूनियर जज के आप लिखते भी रहिएगा।
वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, मतलब वो पहले से कुछ कुछ भाषा जानते थे, जैसे फ्रेंच और अंग्रेजी, क्योंकि वो एक भाषा में तो थे ही। अब वो अपने दोस्त को अरबी सीखना अरबी, और अब वो जब हिंदुस्तान में आ चुके थे तो यहाँ की अरबी सीखना चाहते थे। तो मैं अरबी सीखना चाहते थे। हमारा नेक्स्ट आता है, अरबी सीखना चाहते थे तो कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों, मतलब कि जब वो यहाँ पे हमारी भाषा सीखना ही चाहते थे तो उन्होंने यहाँ पे रोज और घंटों हमारी भाषा सीखने की कोशिश की। हमारी क्या क्या चीज़ें सीखी उन्होंने, मैं आपको यहाँ पे लगवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, दूसरे पेन से कर देता हूँ। क्या क्या चीज़ सीखी उन्होंने, उनकी संस्कृति। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राज, एक सेकंड में थोड़ा सा उल्टा हो गया, हाँ, कानून, दर्शन, धर्म, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञान के प्राचीन भारत के पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया, यानी कि विलियम जोन्स ने पाया कि जैसे कि वो एक इंटरेस्ट मैन आदमी थे, मतलब कि इंटरेस्टफुल थे वो हमारी भाषा, हमारे धर्म, हमारी सभ्यता के साथ। ऐसे ही उसके उनके जैसे भी और भी लोग आते जो इंटरेस्ट रखते थे हमारी चीज़ें पढ़ने में। तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, जिसमें एशियाटिक रिसर्च नामक साहित्य की पत्रिका का प्रकाशन हुआ। मतलब वहाँ पे रिसर्च की जाती थी हमारे पुस्तकों के ऊपर, और सबको जो भी इंटरेस्टफुल व्यक्ति थे वो वहीं पे आगे बढ़ते थे। जॉन्स और कोलब्रुक भारत के वैसी, मतलब अभी तक हमने किन किन का नाम ले लिया, आप यहाँ पे याद रखते रहिएगा किन किन के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं जॉन्स, यानी कि विलियम जोन्स, और अब एक दूसरे सज्जन आए, वो है कोलब्रुक। ये जैसे जोन्स थे ना वैसे ही कोलब्रुक हुआ करते थे। ये भी बहुत अच्छी, देखिए जो चित्र बना हुआ है ना, ये मूर्ति बनी हुई है कोलब्रुक, ये हेनरी टॉमस कोलब्रुक ये सज्जन थे जिन्हें भी विलियम जोन्स की तरह एक बहुत अच्छी रुचि थी हमारे धर्म में। तब देख सकते हैं भी। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो जो कोलब्रुक थे इनकी भी बहुत अच्छी रुचि थी, और ये बहुत अच्छे से अपने धर्म में रहते थे, और ये एक तरीके का एडवाइस देते थे। मतलब कि मैं आपको यहाँ से चैप्टर शॉर्ट फॉर्म में चला रहा हूँ। वो एडवाइस देते थे अंग्रेजी सरकार को, यानी कि उन्होंने, अब यहाँ पे आते हैं इनका क्या भूमिका रही है शिक्षा को बढ़ावा देने में, शिक्षा को घटाव करने में क्या भूमिका रही है, भूमिका समझाते थे उनकी। तो ये जो विलियम जोन्स, हम इनका नाम लिख देते हैं विलियम, राइटिंग समझ में नहीं आता, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, विलियम जोन्स और कोलब्रुक ये एक एडवाइस देते थे, ये दोनों एक एडवाइस देते थे। ये दोनों कहते थे कि EIC को, यानी कि ईस्ट कंपनी जो इस टाइप पे वहाँ की शासन पद्धति थी, उसे कहते थे कि आप भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वी ज्ञान को छोड़कर, यानी कि जो पूर्वी, यानी कि ये ब्रिटेन का ज्ञान था, जो इनका ज्ञान था उसे छोड़कर आप भारत के ज्ञान को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। क्योंकि एक बहुत पुरानी बात है कि अगर हम इस देश के अच्छे बनना चाहते हैं, यानी कि अच्छे बनना चाहते हैं, तो इस देश का ज्ञान हमें इस देश में बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम सब बुरे समझते थे, और बुरे ना बनने की वजह से थोड़ा सा अच्छे समझे। तो ये दोनों कहते थे कि आपको इनके ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। तो इनकी जब इतनी सारी एडवाइस आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जब इतनी सारी एडवाइस आई इनकी, तो इन्होंने आखिरकार देश जनता का दिल जीत सकते हैं, मतलब जिन्होंने बोला कि दिल जीत सकते थे। तो इन्होंने आखिरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देते हुए, मतलब यहाँ पे कितने लोग बात करते हैं, मेनली यहाँ पे दो ही थे, मुस्लिम हिंदू है। तो इन दोनों के लिए इन्होंने एक, मुस्लिम के होते हैं, मुस्लिम के पढ़ने के लिए क्या होते हैं, मदरसे, और हिंदू का मंदिर यही होते हैं, और कॉलेज, वो हिंदू कॉलेज वही गुरुकुल अब कहने लगे। जब भी गुरुकुल होते थे तो इन्होंने मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिम धर्म को पढ़ाने के लिए, 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला। मतलब इन्होंने मदरसा खोला था कलकत्ता में। इन सब की एडवाइस जब सुनी, कोलब्रुक, जॉन्स और भी व्यक्ति थे जो हमारे धर्म को ज़्यादा अच्छा समझते थे, हमारी सभ्यता को ज़्यादा समझते थे, हमारी शिक्षा को ज़्यादा अच्छा समझते थे, उन सब ने एडवाइस दी थी। इन्होंने एडवाइस को माना और ये खुलवाया। और फिर 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। वहाँ प्राचीन संस्कृत शासन चलाए पड़े। तो दो चीज़ें आप सन याद रखिएगा। अब यहाँ पे आती है, यहाँ पे कुछ मेन वर्ड है, देखिए। प्राच्यवादी, मैंने जैसे कि आपको बताते, प्राच्यवादी अगर आपको याद हो, जो एशिया भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, ठीक है। मुंशी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फारसी पढ़ना लिखना पढ़ाना जानते हो।
वर्गानुकूल। वर्गानुकूल ये बहुत अच्छा शब्द है, आप सबके लिए आज ढंग से समझिएगा। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग स्थानीय भाषा है, यानी कि आप जानते हैं। देखिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ वर्गानुकूल वाले को। वर्गानुकूल जैसे कि आप एक शहर में रहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश, शायद थोड़ी बहुत इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, आप कल को अपने मौसी नानी भांजी के गांव में जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज ज़्यादातर लोग वह कहते हैं खड़ी लैंग्वेज। खड़ी खड़ी लैंग्वेज यानी कि सब बहुत अलग होती है। आप कल को बंगाल में जाएंगे, खड़ी लैंग्वेज कुछ वहाँ की अलग लैंग्वेज मिलेगी। तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ की अलग लैंग्वेज। अगर आप अपने किसी स्थानीय गाँव पे जाते हो तो वहाँ की अलग लैंग्वेज मिलेगी। तो ऐसे ही इसे कहते हैं वर्गानुकूल, यानी कि पर हिंदुस्तान की जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी। ये सब जानते हैं, पर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अलग जाती है, किसी की खड़ी भाषा होती है, किसी की अलग भाषा होती है। तो मेन लैंग्वेज तो हिंदी, तो जो इससे अलग है, हिंदी से अलग ये जितनी भी सारी भाषाएं हैं, हिंदी से अलग ये जितने भी सारी भाषाएं हैं जिन जिन पे गोल लगा हुआ है, ये सारी वर्गानुकूल कहलाएगी। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा वर्गानुकूल होता क्या है। तो ऐसी भाषाएं जो कि सारी हिंदी से अलग हो और बोली हो, एक स्थानीय बोली हो, उन्हें वर्गानुकूल बोलते हैं। ओके, ऐसी भाषाओं का अब हम पढ़ रहे थे। मदरसा, मदरसा जैसे कि हिंदू में होते हैं गुरुकुल होते हैं, वैसे इनका मदरसा होता है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं। मतलब जो ये मदरसा है अरबी भाषा का शब्द है, ये इसे सीखने का स्थान कहा जाता है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, पूर्व की जगह गलतियाँ। अब इस टॉपिक को पहले एक बार समझ लेते हैं। पूर्व यानी कि एशिया की, हमारे भारत की, वो बोलते जगह गलतियाँ मतलब क्या क्या, मतलब कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे क्या चल रहा था कि हमारे जो धर्म की तारीफ करने वाले थे, जो हमारे धर्म की तारीफ करते थे, यानी कि अच्छा बोलते थे, अच्छी तारीफ करते थे, वो थे इतने, सिर्फ और सिर्फ इतने। हाँ, इतने इतने जितने भी सर्कल में आ रहे हैं। और जो हमारे धर्म, हमारे जो सभ्यता शिक्षा, इसमें धर्म नहीं आता, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, धर्म नहीं आता इसमें, धर्म नहीं आता, शिक्षा भी आती है, नैतिकता भी आती है, सभ्यपन भी आता है। ओके, और जो हमारे धर्म, जो हमारे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स की बात करी जाए, क्योंकि जब हमारी बात तो मानी जाती नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे ये, जो हमारे उसको धर्म राजनीति को अच्छा बोलते थे, शिक्षा को अच्छा बोलते थे, और जो हमारे उसको नहीं बोलते थे वो इतने थे। बहुत बहुत सारे 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 इतने सारे थे वो, जो हमारे किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं बात, वो समझते ना वो असभ्य व्यक्ति है, असभ्य, यानी कि जिनमें सभ्य नहीं का, ना शिक्षा अच्छी, ना धर्म अच्छा, ना धर्म अच्छा, ना शिक्षा अच्छी, ये असभ्य व्यक्ति है ये। और जितने भी ये बचते हैं ना, ये 90% और ये 10% तो हमारे बारे में अच्छा सोचते रहे, 90% EIC ईस्ट कंपनी अंग्रेज, यानी कि वो बेकार सोचते रहे, ये हमारे धर्म के बेकार सोचते रहे। और वो किस वजह से बेकार सोचते, क्योंकि इनके रीज़न थे, इनको तो रुचि थी हमारे धर्म में, ये अच्छी नैतिकता समझते थे, और इनके भी कुछ कारण थे। वो क्यों कहते थे कि हम असभ्य है, उनका मेरी अब यहाँ पे हमें पता लग जाएगा इस वाले टॉपिक में। जैसे कि बताया गया पूर्व की जगन्य गलतियाँ, तो ये वही है, उनके दृष्टिकोण बताए गए, यानी कि हर किसी के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इन 10% के अलग दृष्टिकोण है। देखिए ये है ना, 10% के अलग दृष्टिकोण है, इनके अलग दृष्टिकोण है। तो वो दृष्टिकोण बताया जा रहा है 90% जो लोग वाग थे, जो हमारे बेकार में, हमारे धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में बेकार सोचते थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। 19वीं सदी की शुरुआत से बहुत सारे अंग्रेज अफसर की, तो यहाँ पे ये बताया गया कि क्या क्या बेकार बेकार समझते थे। तो इन्होंने क्या कह रहा था, इनका उस प्रत्यक्षवादी पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। मतलब प्रत्यक्षवादी पर जो भी हमला करते थे, यानी कि प्रत्यक्षवादी, यानी कि ये वास्को डी गामा कह रहा हूँ, अभी अब जॉर्ज कोलब्रुक, ये सारे प्रत्यक्षवादी कहलाएंगे, क्योंकि इन्हें इससे कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो इन सब पर हमला करने वाले, यानी कि वार कैसा कह रहा हूँ, वारा नहीं, यानी कि उनके आलोचक, यानी कि उन्हें आलोचक बुरा बोलने वाले, उनके उल्टा बोलने वाले, वो थे, उनमें प्रमुख थे जेम्स मिल। ये आप नाम याद रखिएगा, जेम्स मिल उनमें प्रमुख थे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। उनका कहना था 1830 का दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया, मतलब 1830 दशक में उनका और तीखा हो गया। और इस 1830 के दशक तक जो प्राच्यवादी का विरोध तीखा हुआ था, इसमें प्रमुख थे मैगस बैक्टी, जो ये बैठे हुए हैं वहाँ से जी, यही है वो, जो हमें बिल्कुल असभ्य समझते थे, जो कहते थे, इनकी बहुत प्रसिद्ध बात है, ये कहते थे कि यदि
हमारी जो ब्रिटेन या फिर हमारे देश की जो वो है लाइब्रेरी है, यानी उस लाइब्रेरी का एक पुस्तकालय यानी कि एक जो डिब्बा होता है उसकी एक पुस्तक भी इनके जो हमारा देश है उसके पूरे देश में जितनी लाइब्रेरी है उन सबके बराबर होगी। इतना ज्ञान है हमारी लाइब्रेरी में। ये दोहराना चाहते हैं कि बिल्कुल असभ्य, बिल्कुल बेकार। और ये कहते हैं हमारा ज्ञान व्यापारिक है, उनका ज्ञान नैतिकता के ऊपर, यानी कि मोरल्स। मोरल्स कैसे? जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, बड़ी दुकान छोटे पकवान। अरे बात थोड़ी है, ये तो हम एक्सपीरियंस के ऊपर लेके चलते हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर। क्योंकि कभी कभार हो जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस से समझते हैं, हमें कोई बताता थोड़ी है कैसा ही करना ऐसे ही करना। ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से समझते हैं, तो ये इन्हें पसंद नहीं आता ना भाषा जी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही बात आ गई, पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड के प्रति सक्षम नहीं थी। मैकॉल का कहना था कि एक अच्छी यूरोप पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब की समूची देश की साहित्य विधि, जो मैंने बात अभी बताई वही है। और इसमें क्या हो सकता है? बेकोल के विंटर्स विवरण के आधार पर 1835 के अंग्रेजों का शिक्षा धीरे पारित हो गया। मतलब जब इन्होंने इतना विरोध, इतना सब कुछ किया, तो 1835 में एक नियम लागू हुआ, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया और कलकत्ता मद्रासी तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राचार्य संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इस संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे हैं, अंधेरों में मिटा दिए। मतलब ये ने प्रोत्साहन नहीं देते, जो ये दोनों खोल रखे थे उन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा वाला एक मदरसा खोला था और एक बनारस हिंदू कॉलेज। इन दोनों का भी वो देते थे प्रोत्साहन, इन्हें बिल्कुल पिछड़ाव कर दिया था अभी इन्होंने, क्योंकि ये 1835 का कानून लागू हो चुका था। अब यहाँ पे आता है, मैंने जो बताया, जो अंग्रेजों की शिक्षा थी वो व्यवसाय पे आधारित थी और हमारी नैतिकता पे। नैतिकता में इसको लगता है आप समझ गए होंगे, मोरल्स पे, यानी कि मोरल्स पे। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट और डायरेक्ट ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। मतलब जब इतना ज़्यादा इन्होंने किया तो उधर से करेक्ट हो चुका था ये। ब्रिटेन ने वो भेजा पत्र, जो कि वोट डिस्पैच, यानी कि उस बात पे जो यहाँ के अध्यक्ष थे, यानी कि गवर्नर जनरल थे, वो थे चार्ल्स वुड। तो जब वो उनकी तरफ से पत्र आया गया तो वोट डिस्पैच ये कहलाया, यानी कि वोट नीति पत्र। इसके मुताबिक हमें हर इस दस्तावेज के यूरोप का व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले कामों के बारे में समझाना चाहिए। मतलब इनके मुताबिक कि हमने कितना वो कर लिया, प्रगति कर ली, कितनी टेक्नोलॉजी आधुनिकता में अब आगे पहुँच गए, नहीं ये बताना चाहिए। ताकि ये कि इनके धर्म में क्या है, इनके वो क्या है, हमें इनको हमारे बारे में बताना चाहिए, इनको व्यापारिक ज्ञान सिखाना चाहिए। व्यापारिक ज्ञान से आंशिक संसाधनों का विकास व बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। अब ये आता है, जब इतना सब कुछ हो गया तो ये क्या हुआ, 1854 में चार्ल्स वुड के नीति पत्र के हिसाब से अंग्रेजों ने 1857 में, जब मेरठ और दिल्ली में, मैंने बताया नहीं उस टाइम का, उस समय की बात चल रही है, जब मेरठ और दिल्ली में बगावत चल रही थी, उसी टाइम में इन्होंने बहुत सारे महाविद्यालय बनवाए। देखिए बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, महाविद्यालय बन रहे हैं इतने सारे। ये उस टाइम की बात चल रही है, महाविद्यालय बन रहे हैं। उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनवाई। तो उस टाइम पे नीतिक से ये आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा फिर आ जाता है स्थानीय पाठशाला का क्या हुआ। अब जब इस टाइम पे इतने सारे महाविद्यालय बन चुके थे, हमारे धर्म को बिल्कुल बढ़ावा देना बंद कर दिया गया था, तो तब हुआ क्या, आखिरकार स्थानीय पाठशाला यानी कि गुरुकुल। ये देखिए मैंने जो बताया था ना कि हमारे यहाँ गुरुकुल होते हैं, उनके यहाँ मुस्लिमों के मदरसे, देखिए गुरुकुल ये कह सकते हैं हम इसे, ये गुरुकुल है। ये पंडित जी है, इन्हें पढ़ा रहे हैं और ये विद्यार्थी यहाँ के। अब हम और आगे बढ़ते हैं, यानी कि स्थानीय पाठशाला का हुआ कि जब ये सब कुछ हो गया था, इसके बाद स्थानीय पाठशाला क्या हुआ कि आपको कुछ अंदाजा है कि अभी हम यहाँ पे थे, विलियम एडम की रिपोर्ट। मतलब 1800 स्टॉलर ने इसे ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। मतलब हमें किसी के बारे में कैसे पता लगता है, जब हम उसका मुआयना करें कि वहाँ पे आखिरकार हो रहा क्या रहा है। जैसे कि कोई नेता आता है हमारे यहाँ, वो देखता है कैसी कैसी हालत है कलियुग की, ऐसे ही ये गया था, विलियम मैडम गए थे कि स्थानीय पाठशाला की क्या उस टाइम पे है और क्या क्या पाया गया, वो मैं आपको इस पेज में समझा देता हूँ। क्या क्या मिला उन्हें कि जो स्थानीय पाठशाला है उनके जो नियम कानून है बहुत ही लचीले हैं। क्या है? लचीले हैं, उनमें कोई कानून ढंग से नहीं है। और क्या क्या मिली, एक तो लचीले हैं, एक दिक्कत ये मिली, और क्या दिक्कत मिली, और एक दिक्कत ये मिली उन्हें कि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। और क्या नहीं है, वहाँ पे कोई रूल नहीं, और वहाँ पे जो
फीस होती है, फीस, वो कोई निर्धारित फीस नहीं है, सब्जेक्ट कोई निर्धारित नहीं है, यानी कि अब मैं इन सबके बताऊंगा। सब्जेक्ट कोई निर्धारित नहीं है, डे कोई निर्धारित नहीं, कब आना है स्कूल, टाइम कोई निर्धारित नहीं है। तब मैं इन सब की चीज़ के बारे में बताता हूँ। पहले तो आता है रूल। रूल कैसे कोई निर्धारित नहीं है, और टाइम, रूल, टाइम, डे, ये तूने एक ही है, एक ही से लगते हैं। ओके, इनके बारे में बता देता हूँ। रूल और टाइम, डे किस तरह से निर्धारित नहीं थे वहाँ पे। रूल इस तरीके से निर्धारित नहीं थे, यानी कि जब ये जो सारी पाठशाला थी ज़्यादातर गांव में होती थी। और हाँ, एक तो आता है प्लेस, प्लेस भी कोई निर्धारित नहीं था। मैं इस सब के बारे में बता देता हूँ। रूल कोई निर्धारित नहीं था, क्योंकि ये छुट्टी किसी वक्त हो सकती थी। जैसे कि गांव में जब फसल कटती थी तो कोई भी छुट्टी कर दी जाती थी विद्यालयों की, तो इस इनका कोई रूल नहीं था कब छुट्टी करनी, कब क्या करना है, और बच्चों को किस वक्त कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कोई टाइम नहीं। और टाइम कोई निर्धारित नहीं था, क्योंकि जो ये टाइम होते थे इसके गुरु ही निर्धारित करते थे, चाहे वो शाम को पढ़ाए चाहे वो दिन में पढ़ाए। डे कोई निर्धारित नहीं था, किस दिन आना है किस दिन नहीं आना ना। और प्लेस, प्लेस तो ये कोई निर्धारित नहीं था। कभी कभार ये पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, और ये पेड़ के नीचे गुरुजी पढ़ाते थे कभी कभार। और कभी कभार ये क्या होता है, एक कोई भूमि निर्धारित नहीं होती थी यहाँ पे। कोई गांव का कोई सरपंच पढ़ा रहा है, कहीं कोई पढ़वा रहा है, तो ये सारी चीज़ें। और क्या था, और एक था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई निर्धारित नहीं था। गुरु अपनी मर्जी से कोई भी अपने छात्रों को विषय पढ़ा सकते थे। और क्या था, और फीस, फीस पता है आपको किस तरीके से निर्धारित थी। फीस निर्धारित थी उनके व्यापार के, मतलब उनके वाणिज्यिक आर्थिक स्थिति के हिसाब से। यानी कि कोई, फॉर एग्जांपल, यानी कि कोई किसान का बेटा है, ये हमारे किसान भाई साहब, किसान का बेटा है, इनकी आमदनी 1200 रुपये होती है, 12,000, चलिए 1200 रुपये होती है। एक जमींदार का बेटा है, इनकी तो आमदनी है 13,000 रुपये। एक बहुत गरीब परिवार से, इसका तो 100 ही रुपये है। तब जैसे कि ये 1200 वाला है, इससे 200 ले लेंगे, 200 इसकी फीस, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है 1200 की, तो 200 ले लेंगे। 13,000 वाला है, इससे 1,000 ले लेंगे, इसकी आर्थिक स्थिति 1,000 देने वाली है। ये 100 वाला है, इससे 25 ले लेंगे। तो इस हिसाब से फीस निर्धारित रहती थी कि उनकी आर्थिक स्थिति है किस चीज़ की। आपको समझ में आ गया। तो इस वजह से कहते हैं फीस कोई निर्धारित नहीं है, सिलेबस कोई निर्धारित नहीं है। तो ये सारी चीज़ कहते थे उस टाइम पे। क्या रिपोर्ट का मतलब निकला था। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने रूल बनाए, फिर इन्होंने रूल बनाए, नई दिनचर्या, नए नियम। उस रूल के तहत सबको सिलेबस से पढ़ाना पड़ेगा, सबसे रूल को पढ़ाना पड़ेगा। तो यही है। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। यानी कि उस टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ हमारे भारत में उस टाइम पे यही सोच रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग बाग हमारे भारत का हित, शिक्षा में हित अहित सोच रहे थे। नहीं, नो। उस टाइम पे भारत में और भी व्यक्ति थे जो महान होते हैं। इस टाइम पे हम उन्हें महान भी कहते हैं, वो भी लोग वक्त। उनमें प्रथम थे महात्मा गांधी, जो कि उस टाइम पे सोच रहे थे हमारी शिक्षा के बारे में। उस टाइम पे यही सोच रहे थे। और एक थे टैगोर जी, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान लिखा है। इन दोनों के विचार भी अलग थे, कभी कभार इन दोनों के विचार सेम रहते थे, कभी कभार अलग रहते थे। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाता है महात्मा गांधी के बारे में। पहले हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर भारत की शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे, मैंने बताया। उनके अलावा महात्मा गांधी भी सोचते थे। महात्मा गांधी का क्या कहना था, महात्मा गांधी का कहना बता देते चलिए अब आपको। महात्मा गांधी का एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे इसी वीडियो में, एक छोटे छोटे नोट्स के द्वारा। मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। महात्मा गांधी का क्या कहना था। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम यदि पश्चिमी शिक्षा यानी कि इन अंग्रेजों की शिक्षा अपनाते हैं तो हम क्या क्या खोएंगे। हम पहले अपनी सभ्यता खोएंगे। क्योंकि आप मीन्स कीजिए, आप किसी गाँव में जा रहे हैं, आप गाँव में गए, विलेज में गए, आप वहाँ पे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, आप हिंदी ही बोल लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। आप सबसे अलग ही माने जाएंगे। और जब वो वहाँ का पढ़ेंगे तो वहीं की नैतिकता आएगी उनमें, वहीं का धर्म आएगा। तो इस वजह से वो अपने पूरे समाज, जो उनका समाज है, जो उनका असली धर्म है, जो उनकी असली नैतिकता है, उससे ही बिछड़ जाएंगे वो, बिछड़ जाएंगे। तो इस वजह से गांधी जी का यही कहना था
कि हमें इनकी कोई चीज़ अपनानी नहीं है, हमें इनकी कुछ नहीं चाहिए, हम अपना यानी कि अपना अपनाएंगे। जैसे मोदी जी भी अब कहते हैं कि अपना फ़ोन यूज़ करो, अपने भारत की चीज़ें यूज़ करो, यानी कि अपना, हम अपने अपनापन लाएंगे, हर चीज़ को अपना बनाएंगे। कपड़ा भी अपना होगा, रें भी अपनी होगी, खेती भी अपनी होगी, हर चीज़ नमक से लेकर कपड़े तक हम सब कुछ अपना ही होगा, हम अपना बनाएंगे। इनकी हमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इनकी आधुनिकता नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, नेवर। पर इनके जो विचार थे इनसे थोड़े से अलग टैगोर जी के विचार थे। टैगोर जी के विचार कहते हैं, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, टैगोर जी का विचार हम पढ़ने जा रहे हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। अब आ जाता है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दी, गांधी जी का ही था। अब आ जाता है टैगोर का शांति निकेतन। अब जो टैगोर जी थे ना, बहुत अलग ढंग के सोचते थे। जैसे कि अब आप सभी बच्चे का कभी बार स्कूल जाने का जी नहीं करता, ऐसे हमारे टैगोर जी थे। पर हाँ, ये अलग ही सोचते रहे, देश के लिए सोचते रहे उस टाइप से भी। तो टैगोर जी का शांति निकेतन, अब हम बता देते शांति निकेतन था क्या था। शांति निकेतन बता देते चलो। शांति निकेतन, टैगोर जी कहते थे कि जब मैं बचपन में, मेरा भी स्कूल जाने का जी नहीं करता था, बिल्कुल आपकी तरह टैगोर जी, जैसे आपका जी नहीं करता। पर जब तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, अब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है भी नहीं। अब तो क्या था ना उसमें कि लचीला था बहुत ज़्यादा, अब ना लचीला है ना कठोर है, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको कुछ कुछ अधिकार दिए भी जाते हैं स्कूल में, बाहर जाने के कुछ कुछ, और कुछ कुछ टाइट भी है। तो जब टैगोर जी कहते थे कि बिल्कुल तो स्कूल ऐसा लगता था किसी ने पकड़ के रखो, बिठा रखो, मैं जेल में बंद हूँ। तो टैगोर जी कहते थे हमें विद्यालय तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे भी बैठ जाओ, अपनी कला को प्रदर्शित करो। क्योंकि ज़्यादातर पेड़ों के ये जगह वैसे पढ़ाते थे, पेड़ों के सामने बोर्ड रखा, पढ़ाने लग गए, ऐसे होते थे इनके यहाँ। ये ऐसे विद्यालय की कल्पना करते थे कि खुले वातावरण में पढ़ाना चाहिए, बच्चों की कला बाहर आनी चाहिए। देख सकते हैं आप, ऐसा खुला वातावरण, ऐसे खुले वातावरण में पढ़ाना चाहिए, बच्चों की कलाएं बाहर आनी चाहिए, किसी को ड्राइंग पसंद है ड्राइंग करे, जिसको जो करना वो करे। इसी को हम शांति निकेतन कह सकते हैं। तो और टैगोर जी के विचार क्या लगते गांधी जी से, वो विचार इस प्रकार अलग थे। गांधी जी कहते थे हमें उनकी ना टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए उनका। पर टैगोर जी कहते थे हाँ, हमें उनसे 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 छुटकारा पाना, पर हमें उनकी टेक्नोलॉजी आधुनिकता तो चाहिए, हमें उनकी जो जो चीज़ें मान ली जरूरी वो हमें चाहिए। तो इस प्रकार से इन दोनों का कभी कभी विवाद भी हो जाते, पर दोनों जब भी सेम थे, दोनों जब भी देश के हित में सोचते थे। चलिए, अब हम इस चैप्टर को एंड करते हैं इसी कहानी से। पर आप ध्यान रखिएगा, टैगोर जी का शांति निकेतन बहुत 5-6 नंबर का आएगा, उसे ढंग से करिएगा। टैगोर जी का शांति निकेतन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैंने नोट्स करे थे, 1 सेकंड में हम देखिए 27 मिनट तक तो हो चुका ही है। अब हम 27 मिनट से हम 30 मिनट तक तो पक्का मैं कंप्लीट कर दूँगा, ज़्यादा देर और रुकने की बात नहीं है। ये येलो ले लेते हम, येलो कलर ले लिया मैंने, येलो कलर। चलिए हम शुरू कर देते हैं अपना। हाँ, तो क्या क्या बताया अभी, तो हम एक बार बस उसे रिवाइज करें। अंग्रेज देश समाज को सभ्य बनाना, उनके रीति रिवाज के मूल्य की समानता को बदलना, और भारतीयों को शिक्षित सभ्य और अच्छी प्रजा को बनाने का लक्ष्य था। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था वो यहाँ बता दिया गया है। भाषाविद मैंने बता दिया, जो वो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का जानकार हो, ठीक है। प्राच्यवादी एशिया भाषा की संस्कृति का ध्यान रखने वाले। अंग्रेज शिक्षक किस तरह दिखते थे वो इसमें बताया गया है। प्राच्यवादी की परंपरा 1783 में, यानी कि यहाँ पे वो जॉन सुगर्स के बारे में बात की गई है। हेनरी टॉमस और कॉलब्रुक, और यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, हेनरी टॉमस नहीं एक ही है, तो वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन ग्रंथों के विद्वान थे। हेनरी टॉमस, कॉलब्रुक, नेथलियन और जॉन सिस्टेमेटिक सोसाइटी का मतलब इस सोसाइटी का गठन किसने किया था? हेनरी टॉमस कॉलब्रुक ने। मदरसा ऐसा स्थान होता है जिसे अरबी भाषा में सीखने का स्थान कहा जाता है, जहाँ पे 1781 में अरबी फारसी कानून के लिए बनारस में 1791 में हिंदू कॉलेज खोला गया था। मुंशी, एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ाना, लिखना और पढ़ना जानता हो। पूर्व की जनगणना गलती, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। पूर्व की जनगणना गलती में क्या क्या सोचते थे वो, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास नैतिकता का ज्ञान नहीं है, उनके हिसाब से हमारा जो एक पुस्तकालय वो वाला इसमें बताया गया। मैकॉल, 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था। अंग्रेजी पढ़ना लोग को सभ्य बनाना, उनकी रुचि के मूल्यों की संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। कलकत्ता का मदरसा और बनारस संस्कृत। हाँ, तो व्यवसाय के लिए शिक्षा उनके मुताबिक जो थी, शिक्षा वो व्यवसाय के लिए होनी चाहिए, तो इसमें वही बताया गया है। प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय 1854 में नीति बदल के, मतलब 1854 में, ये भी याद रखेंगे 1854 पे बोर्ड डिफेंस आया था। स्थानीय पाठशाला का क्या हुआ, ये हमने बताया था। किसने रिपोर्ट तैयार की थी? विलियम बेंटिस, जो कि एक ईसाई प्रचारक थे।
और इन्होंने बंगाल और बनारस की रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है ना। नई दिनचर्या नए नियम में क्या था, सारी शिक्षा को एक रूल से चला जाता, सिलेबस होना चाहिए, सब कुछ देती थी उन्होंने। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची से क्या पता लगता है कि उस टाइम पे हमारे यहाँ कोई नहीं सोच रहा, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी भी हमारी शिक्षा के बारे में सोच रहे थे। इसमें यही दिया गया है, भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध कौन कौन थे, एक तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर थे। उनके विचार के बारे में हम पढ़ सकते हैं, नजरिए के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और अपनी बेसिक शिक्षा, मतलब जो महात्मा गांधी चाहते थे वो अपनी बेसिक शिक्षा करो। अपनी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हमें इनकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें अपनी चीज़ चाहिए, हमें अपनी सभ्यता पढ़नी चाहिए। महात्मा गांधी को और जो ये टैगोर जी थे उनका था शांति निकेतन। शांति निकेतन मैंने बता दी, खुले वातावरण में पढ़ाना। हाँ, खुले वातावरण में पढ़ाना, किसी पेड़ के सामने होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए, सबको अपनी कला बाहर निकालनी चाहिए। टैगोर बचपन का समय अपने सीखने का समय होना चाहिए। टैगोर के दृष्टिकोण एक ये भी था, बचपन का समय अपने सीखने का समय होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के कड़े बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक काल्पनिक और हो बच्चे हो समझते हो, उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह, इनकी इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता तो ये नहीं चाहते कि नहीं, उसे जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ना चाहिए उसे। गांधी बालक के दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास शिक्षा से संभव है। साक्षरता शिक्षा का अंत और न ही उसकी शुरुआत हुई है, तो केवल एक साधन है। तो मैंने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। चलिए, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू तो ऑफ माई वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने जैसे बताते 30 पूरे हो चुके हैं। अब जाते जाते हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे, 54 55 30 मिनट से पहले 30 मिनट में अपना पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब हम लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाए। अब हम एक बार चेहरा दिखा देते हैं। बाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, ओके। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।